आज का टॉपिक है लैंड लॉज। इसमें हम लोग लैंड लॉज के बारे में सारा पढ़ेंगे। ओके, लैंड लॉ का इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी दोनों में ही क्या है, इसका कंसिक्वेंस देखा गया। क्यों देखा गया? बिकॉज जो इसके रिसोर्स थे, ठीक है, उसकी हम लोग की जो डिज़ायर थी, उसकी जो ज़रूरत थी, जो नीड थी, क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ग्रोथ इन पॉपुलेशन। और जो हम लोग के जो मार्केट जो थे डेवलप हुए इन प्रोडक्ट्स को जनरेट करने के लिए इन लैंड पे, उनकी वजह से हम लोग की जो डिज़ायर थी ना, वो हम लोगों की बढ़ गई। जनरली ऐसा देखा गया था कि बहुत मेजॉरिटी ऑफ दिस जो लैंड था ना, वो क्या था, कॉमन प्रॉपर्टी था, ठीक है, और बहुत ही कम जो था वो प्राइवेटली ओन था या डिग्रेडेड जो फॉरेस्ट होते वो था, ठीक है। और इसका सिग्निफिकेंस ये हो गया कि मतलब जो लीगल जूरिस्प्रूडेंस होता है, जो लीगल हम लोग का एक्शन होता है, वो देखा गया कि बहुत कम था। क्यों कम था इसके ऊपर? क्योंकि 2/3 ऑफ द पीपल जो थे ह्यूमन, जो इन्हीं सेक्टर की जो ह्यूमन एक्टिविटी होती है ना, उनके ऊपर ही वो डिपेंड करते थे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग के जो फैक्टर देखा जाए, एग्रीकल्चर लेबर, फिर हम लोग का रूरल इंडेप्टेडनेस, मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस, प्राइसिंग एंड द क्या बोलते हैं इनएक्सप्लिकेबल इन्फॉर्मेशन ऑफ जो था, ठीक है, एक इंसान का, तो वो क्या था, एंटायर कम्युनिटी को वो कंट्रीब्यूट करता था, ठीक है। एंटायर कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कैसे करे? क्योंकि उसको फीड करने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है। ओके, तो इस बेसिस पे क्या है कि ये जो एनवायरमेंटल लॉ जो था, समटाइम यहाँ पे हम लोग को क्या है कि फ्रेम नहीं भी हुआ कि भाई हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं भी हो सकते हैं। ओके, तो इसका मेन जो फोकस हो गया, वो पूरा फोकस इसका किस पे हो गया? वो पूरा इसका फोकस हो गया हम लोगों का कि लैंड का जो रिसोर्स है उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको कैसे यूज़ किया जाए, उसको कैसे हम लोग अपनी फैसिलिटी में लेके आए, उसको कैसे एक्सेस करें, इन सब के ऊपर उसका फोकस हो गया। और जो अदर फोकस बच गया, ठीक है, वो किसके ऊपर हो गया? एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के ऊपर हो गया। अब जो हम लोग के लीगल रिस्पॉन्स थी, उनकी जो प्रैक्टिस थी, उनके जो प्रॉब्लम थे, इन सब के ऊपर हमारा और फोकस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली फार्मिंग कम्युनिटी के ऊपर ही हम लोग, मतलब जो भी फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड था, उनके ऊपर से हमारा फोकस गया। ऑफकोर्स जो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड था, वो हम लोग का क्या है कि पार्ट ऑफ डिस्कशन तो बना ही, ऐसा नहीं है कि नहीं बना, ठीक है। इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए ऐसा देखा गया है कि जो लैंड है वही उनका एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड और जो सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस है वही है, लैंड ही है, ठीक है। हालांकि इंडस्ट्री जो है, माना गया है कि 50 जो लास्ट अगर हम लोग 50 ईयर का कंसेप्ट देखते हैं तो उसमें इंडस्ट्री जो ट्रिमेंडसली ग्रो करी है, बट स्टिल एम्प्लॉयमेंट जो है हम लोगों का लैंड के ऊपर ही कहीं ना कहीं वो फोकस किया, वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुआ अभी। जबकि सर्वे के अकॉर्डिंग में देखा जाए तो आज भी मानते हैं कि 80% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन जो है, रूरल वर्क फोर्स जो है, वो लैंड से ही आता है। मतलब लैंड ने ही हम लोगों को क्या है 80% एम्प्लॉयमेंट दिया। तो लैंड में अब कैसे एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है? आपको फार्मिंग थ्रू ही मिल सकता है, ठीक है। अब जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनकी लाइफ जो है वो हैम्पर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था वो ग्रो कर गया। कैसे हुआ? अब इसमें हुआ क्या, जो लोग गांव में रहते थे, ठीक है, तो वो क्या हुआ, अब सिटीज़ में आके वो रहने लगे, वो सिटीज़ में आ रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं भाई हम लोग का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो यहीं पे ग्रो कर रहा है। ओके, तो अब क्या हो गया, जो पॉपुलेशन है हम लोग की वो क्या हो गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। कैसे हो गई? होल्डिंग जो होती है ना, जमीन जो होती है, ठीक है, उसके ऊपर तो क्या हो गया कि उनका मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिखाई देने लगा। एट द सेम टाइम उनका साइज भी जो है वो रिड्यूस हुआ। इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ, सुनिए। 40% जो लोग डिपेंड करते थे लैंड के ऊपर, ठीक है, अब वो क्या हो गया, मतलब एग्रीकल्चरल लेवल उनका घर कैसे चलता था, एग्रीकल्चर से चलता था। आज उसके पास लैंड ही नहीं है, ठीक है। लैंड क्यों नहीं है? डेफिनेटली हमने क्या किया, उसका लैंड खरीद के उसमें इंडस्ट्रीज बनाई है, तभी तो लैंड नहीं आया। ओके, हालांकि बोला गया है कि जो पॉपुलेशन प्रेशर जो लैंड पे पड़ा है, ठीक है, उससे हम लोग के क्या बोलते हैं, फ्यूचर में क्या क्या हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, वो आप लोग नोट कीजिए। फर्स्टली फोर्सिबल फ्यूचर, सेकेंडली अलाइनेशन ऑफ द पुअर, thirdly the tribal people from the land, fourthly fragmentation of land, fifthly loss of productivity, sixthly privatization of common land, and lastly encroachment on private land, ठीक है, एंड अदर प्रॉब्लम्स। तो इन सबको क्या है हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज हम ही लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे, ठीक है। अब हुआ क्या, जो पोल्यूशन ऑफ लैंड था उसको तो हम लोगों ने क्या किया,
अनरेस्ट्रिक्ट कर दिया। अनरेस्ट्रिक्ट क्या किसे किया कि आप लोग पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर सकते, फर्टिलाइजर यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इन सब से क्या हम लोग की लैंड की प्रोडक्टिविटी को फ़र्क पड़ता है, सॉइल इरोजन होता है, कन्वर्जन ऑफ लैंड होता है, ठीक है। तो इन सब के लिए तो हमने उनको अनरेस्ट्रिक्ट कर दिया, ओके। अब इसका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिजल्ट क्या निकला कि हम लोग का लैंड जो था वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। एट प्रेजेंट माना गया कि 45% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया जो है ना वो इस तरह की सीरियस प्रॉब्लम को फेस करे। किस तरह की सीरियस प्रॉब्लम? आपकी सॉइल इरोजन, कल्टिवेटेड वेस्टलैंड, सैंडी एरिया, डेजर्ट्स और वाटर लॉगिंग की जो प्रॉब्लम है इनको कर रहे हैं। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर में बताती हूँ। इंडिया के बोले हैं 329 मिलियन हेक्टर जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है, उसमें से हाउसिंग और इंडस्ट्री, ठीक है, के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। अब आप लोग का जो अदर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ है वो कितना हो गया? 22 मिलियन हेक्टर, जिसमें 19.5 मिलियन हेक्टर जो था स्नो बाउंड हो गया, ठीक है। स्नो बाउंड होने के साथ साथ वो रिमोट एरिया हो गया। अब आपके पास कितना बचा? उसमें आपके पास अब बचा 264.5 मिलियन हेक्टर, जिसमें आपका एग्रीकल्चर भी आ रहा है, आपका फॉरेस्ट्री भी आ रहा है, आपके पास्चर्स भी आ रहे हैं और आपके बायोमास प्रोडक्शन भी आ रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप लोगों को कितना यहाँ पे क्या है ट्रबल करना पड़ा, ओके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग फर्दर। मैं आपको यहाँ पे HR शर्मा जी का एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग इन रूरल इंडिया पे एक उनका आर्टिकल आया था। मैं उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को फिगर्स बता देती हूँ। जो एग्रीकल्चर सेक्टर थे, ठीक है, उन्होंने बताया था कि अबाउट 79% ऑफ जो इंडिया की पॉपुलेशन थी 1980 वो टोटली क्या एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड करती थी। उस समय उनकी 70 मिलियन होल्डिंग जो थी, ठीक है, वहाँ पर आई। अब ये जो 1985 में इंक्रीज होके 98 मिलियन बन गई। लेकिन यही आपकी क्या है साइज़ के बेसिस पे देखा गया तो ये साइज़ 40% रिड्यूस इनका साइज़ में हो गया। और अगर आप उसको मिलियन से कंपेयर करते हैं तो 1.68 हेक्टर ये प्रोसेस में भी रिड्यूस हो गया था। एनीवे, नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं। हालांकि इंडियन लीगल सिस्टम में कोई भी क्या है कि ओनरशिप को लेके यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन नहीं दिया गया, ठीक है, लेकिन स्टिल वी हैव अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप और पोजीशन। तो इसके ऊपर बृहस्पति जी ने, बृहस्पति यहाँ पर आप लोग भगवान मत समझ लीजिएगा, लॉर्ड बृहस्पति की बात नहीं कर रही, एक पर्सन की बात कर रही। उन्होंने क्या है बताया है कि जो डिस्टिंक्शन है, जो पोजीशन है, उसके बारे में उन्होंने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा डिस्टिंक्शन दिया है। क्या डिस्टिंक्शन दिया? उन्होंने बोला कि जो आपकी प्रोप्राइटरी राइट होती है उसका एक लेजिटिमेट टाइटल होता है, ओके। वही हम लोगों का सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन है। अगर आप अर्थशास्त्र में देखेंगे तो सबसे वहाँ पर भी क्या आपको प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड के बारे में इंडिकेशन मिलेगा। फर्स्ट यहाँ पर क्या था, कौटिल्य ने एक वर्ड यूज़ किया था स्वयं या ओनरशिप, ठीक है। इसका क्यों ये वर्ड यूज़ किया गया था? बिकॉज उस समय क्या होता था, सेल ऑफ लैंड के जो डिस्प्यूट चलते थे उन मैटर को डील करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, हैंडल करने के लिए स्वयं या ओनरशिप वर्ड का यूज़ किया गया था, ठीक है। अब जो डिफरेंट होल्डर्स होते हैं उनकी जो फील्ड होती है उनको कैसे हम लोग डिस्टिंग करते हैं, कैसे डिमार्केट करते हैं बाउंड्रीज के थ्रू, मतलब उनका क्या तरीका है, बाय बाउंड्रीज, एंक्रोचमेंट अपॉन, ठीक है, जहाँ पे मतलब ऑफेंस हुआ है उसको हम लोग डील करते हैं, उसको भी कंसीडर करते हैं। तो ये एक तरीका होता है करने का। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या आता है, अर्थशास्त्र। अगर आप पढ़ेंगे तो अर्थशास्त्र में आपको क्या मिला, बाउंड्री डिस्प्यूट जो होती है बेसिकली वो किसके बीच में होती है, इंडिविजुअल्स के बीच में होती है। आपके मेरे बीच में तो बाउंड्री डिस्प्यूट हो सकती है, तो अर्थशास्त्र ने उसको भी क्या डील किया। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड जो थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये पूरी मतलब क्या है कि क्लियर हो गई कि यहाँ पर आप लोग क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क जो है ना, मतलब क्या है कि दूसरे कल्टीवेटर के प्लॉट में आप नहीं कर सकते, ओके। द कल्टीवेटर के पास जो होगा उसके पास क्या अलाइनेटिंग हिज फील्ड का राइट ज़रूर होगा टू अलाइनेट हिज फील्ड, लेकिन उसमें क्या है वो इरिगेशन का कंस्ट्रक्शन वो नहीं कर सकता कि भाई मेरा खेत है मैंने कर लिया, ठीक है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, वो लीज कर सकता है दूसरे कल्टीवेटर में, ठीक है। ही कुड लीज इट टू अदर्स फॉर कल्टीवेशन, और उससे क्या है कि जो लैंड है वो दूसरे कल्टीवेटर को बेचा भी जा सकता है, ओके। दिस पोजेसिंग अगर कोई पर्सन करता है तो उसके लिए क्या पेनल ऑफेंस भी होता है,
ठीक है। दिस पोजेसिंग अ पर्सन ऑफ हिज फील्ड वाज अ पेनल ऑफेंस। उस समय क्या उसको पेनल ऑफेंस माना गया था। अब लैंड को भी क्या है, इन लोगों ने प्राइवेट ओनरशिप वाला जो ऑब्जेक्ट था ना, इसको लीगल डिस्प्यूट का मैटर माना था। ठीक है। कासियान बोल के एक पर्सन थे, उन्होंने क्या 6 कॉज दिए थे जिसकी वजह से लैंड डिस्प्यूट होती है। आप लोग नोट कीजिए। नंबर 1 है क्लेमिंग मोर लैंड। सेकेंड पॉइंट है क्लेमिंग दैट अनदर पर्सन इज एंटाइटल्ड टू लेस देन ही पोजेसेस। नंबर 3 हो गया क्लेमिंग अ शेयर। नंबर 4 डिनाइंग अ शेयर। फिफ्थ नंबर सीजिंग पोजेशन व्हेन प्रीवियसली देयर वाज नन। और 6 पॉइंट हो गया बाउंड्री। कौन सी बात है। अब हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है पॉवर्टी एंड सोशल चेंज। पॉवर्टी मतलब आप लोग सबको पता ही है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं बताती हूँ, यहाँ पर क्या है कि बहुत बार यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया एक मतलब बहुत अच्छा प्रोवर्ब था। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में भी बच्चों से पूछ लेते हैं कि इंडिया जो है बहुत ही रिच कंट्री है, लेकिन स्टिल उसमें पॉवर्टी है। कैसे है। आप लोगों को क्या है कि अगर ये चीज़ एक्सप्लेन करने दिया जाए तो डेफिनेटली आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर हम लोग रिच है तो पॉवर्टी कैसे है, हम लोग यहाँ गरीब कैसे हैं, इसके बारे में मैं बताती हूँ। देखिए रिच आप लोग क्यों है, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे भरमार है, उसकी वजह उसमें हम लोग कमी नहीं है नेचुरल रिसोर्सेज की। ठीक है। तो अगर नेचुरल रिसोर्सेज के बेसिस पे देखा जाए तो डेफिनेटली वी आर वेरी 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 रिच। लेकिन हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी कैसे, हम लोग की पुअर जो है क्यों है, रीज़न क्या है, ये जो हम लोग के कॉजेज ऑफ पॉवर्टी है, इसके पीछे मैं रीज़न बताती हूँ। सबसे पहला रीज़न हुआ फॉरेन रूल जो हम लोग के पास हुआ। फॉरेन रूल अ थिंग ऑफ द पास्ट। ठीक है। अब क्या होता है जब वो पास हुआ तो आज भी हम लोग के लिए क्या है वो मतलब डरने वाली बात है। ठीक है। हम लोग को आज भी अपने कर्मा जो होते हैं उससे डर लगता है। हम लोग के एक्सप्लॉयटेशन और जो क्लास सोसाइटी हुआ था इससे हम लोग को डर लगने लगा। ओके। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट हुआ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ क्लास सोसाइटी। सेकंड पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट हुआ ओवर पॉपुलेशन। फोर्थ हुआ लैक ऑफ कैपिटल। फिफ्थ हो गया आप लोग का लैक ऑफ एजुकेशन। सिक्स्थ इज लैक ऑफ ambition and economic motivation. Next is lack of health and stamina in a harsh climate. Next is lack of sound and honest administration. ठीक है। एंड उसके बाद आया a hierarchical social system. ये सब जो थे कुछ मेरे कॉज थे पॉवर्टी के। ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो लैंड सिस्टम अगर आप लोग का एक्सप्लॉइट हो जाता है ना तो वो क्या होता है छोटे मोटे एरिया को एक्सप्लॉइट नहीं करता, वो मास में, मास का मतलब होता है बल्क में। ठीक है। लोगों को एक्सप्लॉइट करता ही करता है, मतलब लोगों को किस लोगों कंट्री को। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हु आर द पॉवर्टी स्ट्रिकन मासेस। बेसिकली पॉवर्टी स्ट्रिकन मासेस जो है ये कौन है। यहाँ पर मैं आंसर दूंगी बल्क ऑफ इंडियन। ठीक है। जो कंट्री साइड हो गए, बेसिकली कौन हो गए, जो स्लम एरिया के हो गए। ठीक है। अब स्लम एरिया वाले हो गए और इनको क्या कंट्री साइड में आके रहना पड़ा, ये आपके पॉवर्टी को फेस करेंगे ही करेंगे। अब इनमें कौन कौन लोग आएंगे आपके अच्छे से बता देती हूँ। जनरली हम लोग के मार्जिनल पीजेंट, लैंडलेस लेबर, अनएम्प्लॉयड वर्कर्स इन जनरल। ठीक है। ये लोग कौन हो गए, ये लोग पुअर पीपल ही होंगे। बेसिकली पुअर पीपल का काम क्या होगा, वो लोग अपना देखो घर चलाने के लिए, पेट चलाने के लिए कुछ भी काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो लोग हम लोगों से भीख मांगेंगे, हम लोगों से क्या है कि खाना मांग के खाएंगे। अब झोपड़पट्टी बना के वो लोग रहेंगे बिकॉज उनके पास कोई घर नहीं है। आज आपकी तरह मेरी तरह वेल फर्निश्ड घर में थोड़ी रह सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं होगा ना उनके लिए। ठीक है। अब हुआ क्या, जो हम लोग की होल्डिंग थी, बेसिकली मैं यहाँ पे बार बार होल्डिंग वर्ड बोल रही हूँ तो होल्डिंग से आप लोग समझ जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट लैंड होल्डिंग। ठीक है। अब जब वो मेरी अनइकोनॉमिकल हो गई, अनइकोनॉमिकल क्यों हुई, बिकॉज हम लोग की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो चीज़ मेरी अनइकोनॉमिकल हो गई। तो बेसिकली जो पीजेंट्स थे उन्होंने क्या किया, या तो अपने लैंड को किसी मिडिलमैन को बेच दिया, या फिर क्या किया जो उनसे ज़्यादा प्रॉस्परस फार्मर थे अपने लैंड को उनको बेच दिया कि भाई अल्टीमेटली बेच देते हैं और हम लोग क्या है कि इनसे पैसा कमा लेते। तो व्हाट हैपन कि उन्होंने पैसा लिया, जो भी दाम में बेचा, और उनका लैंड भी जो था, जो प्रॉपर्टी वो भी चली गई। तो आप खुद सोचिए कि अगर आज मान लीजिए किसी का कोई लैंड उन्होंने 1 लाख रुपये में बेच दिया तो 1 लाख कितने दिन चलेंगे, ज़्यादा दिन तो नहीं चल सकते। ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेजेडी क्या हुई, ट्रेजेडी ये हो गई कि ये सब ज़्यादातर लोग जो थे, ठीक है, इनकी जो एक्टिविटी थी, इनकी जो एक्टिविटी हो गई वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा मैनुअल वर्क हो गया। इनकी मतलब इनके ऊपर बर्डन आ गया लार्ज फैमिली का। इन लोग की फैमिली भी तो बहुत बड़ी बड़ी होती है और एग्जिस्टेंस के लिए इनको प्रॉब्लम होने लगा। तो ये इनके साथ ट्रेजेडी हुआ।
तो इन सबको इन सबको देखने के बाद अगर हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है या तो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, या फिर क्या है इनकी जो प्रोडक्शन है जिसमें हम लोग इनका लैंड जो है उसको यूज़ करें। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर हम इनका जुगाड़ नहीं बैठाएंगे ना तो हमारा कुछ फ़ायदा हो नहीं सकता, राइट। हमारा इन द सेंस हमारी कंट्री, तो एक इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी है, ठीक है। उसमें क्या बताया, जो अनएम्प्लॉयड मैन पावर होते हैं वो कभी भी क्या प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड नहीं हो सकते अगर हम उनका वेज गोल जो है ना उसको कोई मतलब क्या है उनका वेज का गोल नहीं बनाए। वेज का गोल इन द सेंस क्या हुआ यहाँ पे बोलने का मतलब, कोई भी काम, आज मान लीजिए मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। अब अगर आप आके मुझे काम देंगे तो मैं बोलूँगी मुझे काम अगर मैं करूँ तो मेरा उसमें फ़ायदा क्या निकला, ठीक है। मेरा कोई फ़ायदा नहीं निकला तो आप मुझे क्या चीज़ का लालच देंगे कि अगर आप काम करेंगे तो चलिए मैं आपको पेट भर खाना तो दूँगी। तो उस खाने की लालच में क्या है कि मैं काम करूँ, मुझे लगेगा कि हाँ चलो अगर मैं काम कर रही हूँ तो एटलीस्ट आई हैव माई फूड, ठीक है। अब जो सेल्फ सफिशिएंसी होती है किसमें हुई, आपकी फूड ग्रेन्स में। अब ये जो टेक्नोलॉजी, अब आजकल के टाइम पे ये तो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, पहले क्या होता था, पहले घर के बाहर हम लोग की गाड़ी लगती थी, उसमें हम लोग के सामान लाते थे और क्या है हम लोग जाते थे। लेकिन आजकल अब हम लोग का क्या है ना, हम लोग का ऐसा कोई प्लान नहीं है जो हम लोग इस तरह के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के बारे में सोचें, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसने हम लोग को क्या दिया, उसने हम लोग को दिया कि हम लोग को जो हंगर है एटलीस्ट उसको तो रिमूव करना पड़ेगा। देखो पॉवर्टी जैसी जो चीज़ है वो आपके मेरे बस की नहीं है जिसको मैं रिमूव कर सकूँ, एटलीस्ट मैं हंगर रिमूव करने की कोशिश कर सकती हूँ, ठीक है। एटलीस्ट मुझे क्या है कि ये श्योरिटी देनी होगी, मुझे क्या है कि कुछ ऐसा वेज सोचना होगा जिससे कि क्या है कि मैं लोगों की जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस कर सकूं। अगर मैं उसको रिमूव नहीं भी कर पा रही तो उसको रिड्यूस कर सकूं, ऐसे मुझे कुछ पॉलिसीज, कुछ टर्म्स जो होंगे वो लेके आने होंगे, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल पॉलिसीज। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अर्ली स्टेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, प्राइमरी प्रोड्यूस जो था उसको एक्सपोर्ट करके हम लोग अपने फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करते थे, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे इंपोर्ट करने में, क्या चीज़ को इंपोर्ट करने में, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने में। कैपिटल गुड्स हम लोग के किस लिए काम आता था, कैपिटल गुड्स हम लोग का काम आता था इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो डेवलप नेशंस जो है, बेसिकली जितने भी आप डेवलप नेशंस के बारे में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट को डेमोन्स्ट्रेट किया है, ठीक है। कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने दिखाया कि हम लोगों ने इंडस्ट्रीज की जो है उनको क्या है प्रिसीड किया, ट्रांसपोर्ट को, और जो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं इन सबको हमने क्या है एक अलग वे में लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग की बहुत सारी एग्रीकल्चर पॉलिसीज जो थी वो फ्रेम हुई, जैसे कि 5 ईयर प्लान के ऊपर, जिसमें हम लोग का ऑब्जेक्टिव मेन क्या रहा, मेन ऑब्जेक्टिव रहा कि हम लोगों की जो बेसिकली जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे बना, तो उसमें हम लोग को क्या था कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग को एक्शन लेना है और लोगों की नीड को फुलफिल करना है, ठीक है। अब इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत सारी सोशो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बनाए। क्या क्या बनाए उसमें ऑब्जेक्टिव में सबसे पहला था एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, सेकंड आया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, थर्ड था डिस्पैरिटीज बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरिया, नेक्स्ट आया लार्ज एलोकेशन, ठीक है, जो कि हम लोग के एग्रीकल्चर के टूवर्ड्स एग्रीकल्चर जो डायरेक्टेड थे। अब ये सब होने के बाद केमिकल फर्टिलाइजर जो था उसको क्या माना गया, उसको रिकॉग्नाइज किया गया, एक इम्पॉर्टेंट फार्म का इनपुट बोल के रिकॉग्नाइज किया गया, और प्रोडक्शन एंड प्रमोशन के प्रोसेस के लिए इसके ऊपर अटेंशन पड़ी, ठीक है। इसके ऊपर एक तो वो बनी द सिंधरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो कि 1951 में बनी थी, ठीक।
इसमें क्या हुआ था, विद द थर्ड 5-year प्लान यहाँ पर क्या आया, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप जो थे, मल्टीपल क्रॉप का प्रोग्राम जो था, ठीक है, फिर चाहे वो एक्सोटिक हो, हाई यील्डिंग हो, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप वैरायटी हो, इन सबको कंसीडर किया गया। ओके, इससे ज़्यादा क्रॉप की ग्रोथ होगी। 5-year एक्शन प्लान जो था ये जनरली क्या हुआ, इसके ऊपर इसने किसके ऊपर स्ट्रेस किया ज़्यादा, इसमें एक्सपेंशन जो होते हैं ना इरिगेशन फैसिलिटी का, कि उसके इम्पोर्टेंस में क्या फ़ायदा होगा, उसके ऊपर इसने स्ट्रेस ज़्यादा डाला। ठीक है, ऐसा क्यों डाला, ऐसा क्यों किया गया, बिकॉज जो वाइटल इनपुट थे उनकी सप्लाई को हम लोग को इंश्योर करना था। ठीक है, किसको इंश्योर करना था, माइनर सेक्टर को, मीडियम को, मेजर इरिगेशन जहाँ पर होता है, हर स्टेट के लोगों को हमको इनको इंश्योर करना था। अगर नहीं इंश्योर करते ना तो सब डर जाते कि भाई अब हमारा क्या होगा क्या नहीं। तो अब मेन ऑब्जेक्टिव जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज की आई वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला आया पॉइंट, to accelerate the pace in implementation of land reform, land ceiling and institutionalization of beneficiaries. Next आया, to extend the benefits of new technology to more farmers, cropping system and regions, to promote greater farm management efficiency through concurrent attention to cash and non-cash inputs. Next point आ गया, to make agricultural growth not only an instrument of maintaining an effective national food security system but also a catalyst of income and employment generation in rural areas. इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर कि हम लोग को जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है उसको क्या है कि हम लोग की खाली फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम के लिए नहीं बनाना, जबकि हम लोग को क्या है इसको ऑल ओवर कंट्री के लिए उसकी मतलब कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जरिया बना है, स्पेशली इन द रूरल एरिया में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आया, टू प्रोमोट साइंटिफिक लैंड वाटर यूज पैटर्न बेस्ड ऑन कंसिडरेशंस ऑफ इकोलॉजी, इकोनॉमिक, एनर्जी कंजर्वेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके बाद का जो पॉइंट आया था वो था एक्सटेंडिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन टू न्यू एरियाज। ठीक है, through its emphasis on raising the productivity in rain-fed and dry land agriculture. इससे क्या होगा, बेनिफिट ये होगा, this will lead to faster growth in agriculture output in areas which in the national context are economically backward. जो economically backward area है वहाँ पर क्या है, ग्रोथ जो होगी वो हम लोग की बढ़ जाएगी, which will ultimately help to reduce regional imbalances in social development of the nation. Next point था, to enhance the productivity and reducing instability of production in dry land areas. In dry land areas, emphasis has to be laid on development of watershed and adoption of improved practices by intensifying research and management programs. Last was a key element in the agricultural strategy is the rapid expansion of irrigation facilities. The emphasis is on early completion of ongoing schemes which are in an advanced stage of construction and on speedy utilization of potential created by improvement in water management. ठीक है, तो ये 7 पॉइंट थे इसके ऑब्जेक्टिव में कि हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्या मिला एग्रीकल्चर पॉलिसीज का। अब जो एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग थी बेसिकली हम लोगों को क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर उसको ध्यान देना था, लेकिन हम लोग को उसमें और क्या क्या एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना था, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, फॉरेस्ट्री और एग्रो इंडस्ट्री को भी हम लोग को करना था। बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, कि हम लोगों को यहाँ पर प्रोडक्शन ग्रो करना है। ठीक है, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग को देखना है, लेकिन वो ग्रोथ भी जो है हम लोग का एक लेवल होना चाहिए, उसका एक पैटर्न ऑफ इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी हम लोग का मेन फोकस होना चाहिए। ठीक है, द मेन टास्क हो गया यहाँ पर, मेन टास्क आपका क्या हो गया, आप यहाँ पर इंश्योरिटी दे रहे हो, क्या चीज़ की इंश्योरिटी दे रहे हो कि जो भी आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है इन प्रोग्राम से, वो रिफ्लेक्शन आपका कौन कौन से एरिया से होगा, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन रिसर्च, इन एरिया से जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसको आपको क्या है हाईलाइट करना होगा। मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2010-11। इसके कुछ सेलियंट फीचर्स हैं न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी के, जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर 4% एनुअल ग्रोथ रेट एम्ड ओवर नेक्स्ट 2 डिकेड्स का मतलब हो गया पीरियड ऑफ 10 ईयर, मतलब 20 साल के लिए। ग्रेटर, नेक्स्ट पॉइंट आया ग्रेटर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। थर्ड पॉइंट है प्राइस प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स,
नेक्स्ट आया नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम टू बी लॉन्च. फिफ्थ पॉइंट इज डिसमेंटलिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल commodities throughout the country. Next is rational utilization of country's water resources for optimum use of irrigation potential. Seventh point is high priority to development of animal husbandry, poultry, dairy and aquaculture. Next is capital inflow and assured markets for crop production. Point number 9 is exemption from payment of capital gains tax on compulsory acquisition of agricultural land. Next is minimize fluctuations in commodity prices. 11th point is continuous monitoring of international prices. Next is plant varieties to be protected through legislation. Point 13 is adequate and timely supply of quality inputs to farmer. Next is high priority to rural electrification. And the last, that is point number 15, is setting up of agro processing unit and creation of farm employment in rural areas. मैंने यहाँ पे आप लोग 15 पॉइंट दिए हैं. नॉट नेसेसरी कि 15 के 15 आप लोग को याद करने हैं, लेकिन हाँ अगर आप लोग को याद हो जाते तो वेल एंड गुड, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी. तो बेसिकली जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी थी, इसमें क्या जरूरी था, ज़्यादा जरूरी था हम लोग का पार्टनरशिप. क्या किसके बीच में पार्टनरशिप? क्या आपके मेरे? नो, स्टेट और सेंटर के बीच में. क्योंकि जब तक उनके बीच में पार्टनरशिप नहीं होगा तो हम लोग का जो एग्रीकल्चर है वो डेवलप करने में दिक्कत आएगा. ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये इसके पीछे रीज़न क्या था? बिकॉज लैंड जो था और एग्रीकल्चर जो है, ठीक है, ये आपका स्टेट का मैटर हो गया. ओके, अब जो आपका प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनपुट आया, जैसे कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये सब आ गया आपका यूनियन लिस्ट में. तो अब अगर इन दोनों के बीच में तालमेल होगा ही नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा? हम लोग तो नहीं फिर डील कर सकते ना. अब क्या हो गया, इन सब के होने के बावजूद भी जो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्क थे अबाउट क्या बोलते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक वेरिएशन, ठीक है, लॉन्ग टर्म रिसोर्स प्लानिंग, ये सब जो थे ये हम लोग के बहुत ही ज़्यादा थे. क्या थे? डिसेंट्रलाइज थे. ठीक है, अगर हम लोग पंचायत राज लॉ को देखते हैं तो ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज थे. तो अब इसके लिए जो मैनेजमेंट, जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स का मैनेजमेंट आया, वो ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया. ऑब्वियस बात है, पॉलिसी मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया. उन्होंने बहुत मतलब क्या पॉलिसी बनाते टाइम पे बहुत उनको दिक्कत हुआ. अब क्या हुआ, यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स जो थे, क्या क्या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हुए? कम्युनिटी के नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, जिसमें हर आदमी को, एवरी मेंबर को एक्सेस है, उसकी यूजेस फैसिलिटी है. ठीक है, अब यूजेस की उनको फैसिलिटी हुई और उनका क्या, कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं होगा कि उनके ऊपर मतलब किसी का कोई ऑब्लिगेशन है सब कुछ, कि वो मतलब क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी को एक्सक्लूड कर देगा या ऐसा कुछ भी नहीं था उनके ऊपर. ठीक है, अब सीपीआर जो थे, जैसे कि हम लोग के विलेज पास्चर, वेस्टलैंड, टैंक्स, ठीक है, ये सब जो थे, और भी है इसमें रिवर, फॉरेस्ट, सी शोर, कंजर्वेशन, ये सब जो थे हम लोग की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि इनको हम लोग को कंजर्व करना है. अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी हुई? सेल्फ गवर्नमेंट की. इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो थे कौन से शेड्यूल में? 11 और 12 शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको आप लोग 73rd एंड 74 अमेंडमेंट के नाम से भी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के. उन लोगों की क्या हो गई, ये ड्यूटी बन गई. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आएगा द जनरल लीगल सिनेरियो.